कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पतन भी पत्रकारिता का ही हुआ है। देश की सबसे बड़ी बीमारी है एंकर है, क्योंकि ये एक्टर होते हैं। तो फिर एंकर कहता है कि जो मंदिर जाएगा उसे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। तमाम पत्रकारों को झेलते हुए कोई पसंद भी आ गया होगा। अब इतने दिनों से आप जा रहे हैं ना, पत्रकारिता में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। एक एंकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो बोलने का मौका देते हैं मैं उन्हें बेहतर ही मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि मीडिया, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया ही है, मीडिया उस तरफ ले जा रहा है? दिल्ली में जो दंगे हुए टोटल मीडिया के कराए हुए थे, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। क्या बैक ऑफ द कैमरा भी सभी लोग इतने ही कम्युनल हैं जितना डिबेट्स में दिखते हैं? बीजेपी के प्रवक्ताओं का और गोदी एंकर्स का हाल ये है। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लूंगा, आपने लिखा है मूलतः पत्रकार। ये कैसे आप अपने आप को पत्रकार के रूप में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं, मैंने 8 साल में वेतनभोगी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है जी। और मेरी 2 किताबें भी आई हैं जो मेरे अखबारों में लेख छपे थे, अखबार और पत्रिकाओं में लेख छपे। तो और पत्रकारिता मैंने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है। मैंने 5 साल पीजी कॉलेज में अध्यापन भी किया है। मैं एमए हिंदी को पढ़ाता था, उसमें 100 नंबर का एक पेपर पत्रकारिता का ही होता है। एमए हिंदी में तो पेपर मैं ही पढ़ाता था। और जब एमए की कक्षा को पढ़ाया जाता है तो कितना पढ़ के जाना पड़ता है ये तो आपको अंदाज़ा हो गई। तो मैंने पत्रकारिता व्यवहारिक रूप से भी की है और पत्रकारिता पढ़ी भी है। और मैं अपना आप को मूलतः पत्रकार कहने में इसलिए गर्व महसूस करता हूँ कि पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पत्रकार सत्य का और तथ्य का पता लगाता है, तार्किक बातें करता है, समाज की बुराइयों से निपटने का रास्ता बताता है, समाज को सही दिशा देता है, देश को जागरूक करने का काम करता है। पत्रकार की भूमिका एक अध्यापक की भी होती है, एक नेता की भी होती है और एक सैनिक की भी होती है जी। और क्योंकि मैंने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है तो मैं ये भी जानता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में जो बड़े बड़े हमारे नेता थे वो सब पत्रकार थे जी। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे लोहिया जी हों, और सभी जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, सब अपने अखबार निकालते थे, अखबारों में कॉलम लिखते थे। राइट। तो पत्रकारों की भूमिका बहुत शानदार इतिहास में रही है, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की तरफ। और ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है और ये कहे बिना बात पूरी नहीं होती कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पतन भी पत्रकारिता का ही हुआ है। आज जो पत्रकारिता गर्त में गई है और जो पत्रकारिता में एक एंकर नाम का प्राणी आया है जी। ये बहुत बड़ी समस्या। आज देश की सबसे बड़ी बीमारी है एंकर है, क्योंकि ये एक्टर होते हैं। जर्नलिस्ट तो ये होते नहीं, पत्रकार तो होते नहीं, ना इनको कोई अध्ययन है, ना इन्हें कोई ज्ञान है, ना इनके अंदर विवेक है। ये क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करके कैमरा के सामने आते हैं और वो जो टीपी में लिख के दे दिया जाता है उसे पढ़ते रहते हैं। और अपनी तरफ से, मतलब सारे नहीं हैं, कुछ 10% एंकर अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो कूड़ा करकट भरा हुआ है एंकर्स के नाम पर। लेकिन सर, आपका जो सबसे ज़्यादा समय बीतता है कम से कम पब्लिक लाइफ में, जो हम लोग देखते हैं या पूरा देश आपको सुनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी पे, इन्हीं एंकर्स के बीच दिखता है। क्यों भाई, आपको क्यों पसंद आता है, क्यों मज़ा आता है टीवी स्टूडियोज़ में जाना? नहीं, अब मज़ा तो नहीं आता, आनंद तो नहीं आता, लेकिन जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मीडिया से आउट होकर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। लोकतंत्र में मीडिया में बने रहना जरूरी है। अब वो आधे घंटे बकवास करते हैं, अपनी उल्टी सीधी बातें कहते हैं, हमें 2 वाक्य तो कहने का मौका मिलता है। ठीक बात। 2 वाक्य तो हमारे सही जनता के सामने चले जाते हैं और जनता उन्हें पसंद भी करती है, ये महसूस भी कर रहे हैं हम। मेरे वही 2 वाक्य बहुत वायरल हो जाते हैं जी। तो अब हम उसे भी अगर छोड़ देंगे तो फिर तो मैदान एक तरफा हो जाएगा। अभी जैसे ये अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे जी। अब ऐसी मूर्खता परोसते रहेंगे और उसमें हम कम से कम 1 वाक्य सही बोल रहे हैं तो लोगों को सही पक्ष भी तो पता चलता रहे। अब हनुमान को ये किस दृष्टिकोण से अंतरिक्ष यात्री मानते हैं? हनुमान की वो कथा सुनी होगी इन्होंने कि वो बचपन में सूर्य को निगल गए थे। अब ये एक सिंबॉलिक स्टोरीज होती हैं, प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं जिनके प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। साहित्य को समझने की जिसमें क्षमता नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा। साहित्य का अर्थ सीधे सीधे वही नहीं होता जो शब्द लिखे हुए हैं, उनके लाक्षणिक अर्थ भी होते हैं, उनके व्यंजनात्मक अर्थ भी होते हैं। तो ये हमारे महाभारत, रामायण बहुत सुंदर ग्रंथ है, महाकाव्य हैं,
और दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में गिने जाते हैं। जी। लेकिन हमारी मूर्खता क्या है कि हमें उन्हें साहित्यिक ग्रंथ मानने के बजाय हमने उन्हें इतिहास समझ के पढ़ना शुरू कर दिया, तथ्य मान लिया है, फैक्ट हाँ, मान लिया और है। या धर्म ग्रंथ मानने लगे। ये ना तो धर्म ग्रंथ है ना ये इतिहास है, साहित्य है, ये साहित्य है। अब फिर आपकी और ट्रोलिंग हो सकती है इस कल्पना और बात पे। अतिशयोक्ति साहित्य के अनिवार्य अंग है। साहित्य में कल्पना भी होती है, अतिशयोक्ति भी होती है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप में कहा कि हनुमान ने सूर्य को, अब हम अगर ये मानने लगे उन्होंने सचमुच ही मुंह में दे लिया तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य। जी। और कितना टेम्परेचर है उसका, उसके 1000-2000 किलोमीटर दूर से ही आदमी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक बात है। तो सूर्य को कोई मुंह में दे सकता है? तो हनुमान जी ने दिया है, देखिए सर, पहले यात्रा के यात्री साहब ने। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। और अब देखिए विश्वास उन पर करते हैं। अभी उन्हें तो छोड़िए, अनुराग ठाकुर तो छोटा नेता है। मोदी जी कह रहे थे एक बार एक शो में जी कि पहले ही जो किया था, जो स्टेम सेल, नहीं उसका कह रहे थे, वो गणेश का सिर काट के जो पहली सर्जरी की थी वो उन्होंने की थी, शिव जी ने गणेश हाथी का सिर काट के गणेश के ऊपर लगा दिया था। वैसी मूर्खतापूर्ण बातों का। हमारे पास पुष्पक विमान था, हमारे पास उस समय तो पुष्पक विमान, वो तेल कहाँ से भरवाता था, पेट्रोल पंप कहाँ थे, ईंधन की जरूरत तो पड़ती होगी। अब ये अगर इन्होंने, अच्छा ये पढ़ते भी नहीं है, अगर रामायण इन्होंने ठीक से पढ़ी होती, वाल्मीकि रामायण, तो पुष्पक विमान की ये लिखी हुई है उसमें कि वो उसके स्वामी की इच्छा से उड़ता था जी। उसमें किसी पायलट की या इंजन की जरूरत नहीं थी, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें स्वामी ने कहा कि फला जगह चलो तो वो चल देता था। तो ये काल्पनिक कहानियां ही तो हैं। और वाल्मीकि रामायण में राम की सेना में कितने वानर थे इसका विवरण 2 जगह है जी। तो वो 1000 करोड़ के करीब बैठते हैं। उनकी अगर गिनती की जाए तो 1000 करोड़ की सेना थी राम की, वानरों वाली, वानर, रीछ, भालू जो भी थे। तो जब युद्ध हुआ रावण से, और रावण के मृत्यु के बाद, रावण को युद्ध में उसे मारने के बाद देवताओं ने वो सारे जो वानर युद्ध में मारे गए थे सब जिंदे कर दिए। अच्छा। देवताओं ने अमृत वर्षा की, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, वो सारे जिंदे हो गए। तो जब राम चलने लगे अयोध्या के लिए तो उन वानरों ने कहा कि प्रभु अगर कृपा हो जाए तो एक बार हमारा मन अयोध्या के दर्शन करने का है। तो राम उन सारे वानरों को पुष्पक विमान में बैठा के अयोध्या लाए। तो 1000 करोड़ की कैपेसिटी थी उस पुष्पक विमान की। अगर वो विमान था, हाँ, तो पढ़ने से ही पता लग जाता है कि ये साहित्य में कल्पनाएं जो होती हैं, कल्पना है, अतिशयोक्ति हैं, ये कोई तथ्यात्मक बातें नहीं हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, इनका इलाज क्या है? ये जो लोग ये विश्वास करते हैं कि नहीं जी वो तो जो है, अब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से ये 9 रत्न निकले थे, अमृत निकला, विष निकला, गाय निकली, हाथी निकला, घोड़ा निकला, कल्पवृक्ष निकला, लक्ष्मी निकली, ये सब उससे निकले। ये देश का जब संविधान लिखा गया ना सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। हाँ, अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि देश को वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाया जाएगा और तार्किकता की तरफ ले जाया जाएगा। और ये जिम्मेदारी बनती है हर राजनीतिक व्यक्ति की, और राजनीतिक व्यक्ति से पहले पत्रकारों की। अब एक एंकर मुझसे शो में भिड़ रहे थे, वो तेजस्वी ने बयान दे दिया था जब ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर की, कि मंदिर से ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा मंदिर से ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है। कुछ गलत नहीं कहा। तो कह रहे हैं तेजस्वी तो ये कह रहा मंदिर की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा पहली बात तो आप गलत कोट कर रहे हो, मिस कोट कर रहे हो। ठीक बात है। उसने कहा ही नहीं कि मंदिर की जरूरत नहीं है, उसने कहा मंदिर से ज़्यादा अस्पताल की जरूरत है। तो फिर एंकर कहता है कि जो मंदिर जाएगा उसे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। ये स्टाइल थी उसकी कहने की। और उसके 3-4 दिन बाद ही जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे वो बेचारे बीमार हो गए, वो आईसीयू में एडमिट थे। है जी, राम भद्राचार्य भी आईसीयू में रह कर निकल आए। वो जो बालकिशन हैं उनके रामदेव जी के सहयोगी, वो भी आईसीयू में एडमिट रहे हैं। ये तमाम कुतर्क करेंगे, अंधविश्वास परोसेंगे, लोगों को बहकाएंगे, लेकिन जब इनका बच्चा बीमार होगा तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर ना मंत्र पर विश्वास है, ना मंदिर पर विश्वास है, ना पुजारी पर विश्वास है, ना धर्म पुस्तक पर विश्वास लौट जाता है साइंस के ऊपर। अपने बच्चों के लिए बढ़िया अस्पताल में जाएंगे, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। अनुराग ठाकुर का भी कोई बेटा विदेश में पढ़ रहा है, विदेशी यूनिवर्सिटी में,
अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे और गरीब गुरबा को, कमज़ोर, दलित, पिछड़े और इन लोगों को बहकाएंगे कि तुम कांवड़ लाओ, इसी से उद्धार हो जाएगा, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी बदमाशियां करनी है, जितना हुड़दंग करना है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जितना हुड़दंग करना है, जितनी बदमाशियां करनी है, वो गरीब लोग करें और हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ें। एक तरह की नीति, मुहावरे की भाषा में कहूँ तो मंत्र ये पढ़ेंगे, बिल में हाथ हम देंगे। सांप पकड़ने के लिए वो कहेंगे मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम पकड़ो। तो सांप डंक मारेगा तो उसे ही मारेगा जो सांप को पकड़ रहा है, वो तो दूर खड़े होकर मंत्र पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बात होती है, वो तो समझ में आती है सर। ये जब पत्रकार करने लगते हैं और आप तो लगातार झेलते रहते हैं उन पत्रकारों को, एक का आपने जिक्र भी किया, तो तमाम पत्रकारों को झेलते हुए कोई पसंद भी आ गया होगा। अब इतने दिनों से आप जा रहे हैं पत्रकारिता में, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, एक से एक शानदार। एंकर्स में तो देखो सबसे ज्यादा पसंदीदा तो सभी लोगों के जो अच्छे लोग हैं उनके रवीश कुमार ही थे। अब वो तो चैनल से तो जिनके डिबेट में आप जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनकी डिबेट में मैं जाता हूँ उनमें संदीप चौधरी हैं, गर्मा सिंह हैं, ये अच्छे शो करते हैं। और भी एक दो हैं, मैं एकदम अचानक मेरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कई देखिए एंकर मैं उसे बढ़िया मानता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है जी। हो सकता है उनकी सोच हमसे भिन्न हो, लेकिन जब हमें शो में बुलाया था हमें बोलने का मौका दें, तो जो बोलने का मौका देते हैं मैं उन्हें बेहतर ही मानता हूँ। सवाल पूछ के फिर थोड़ी देर चुप बैठेंगे, वो हमें बोलने देंगे। लेकिन ज़्यादातर एंकर तो ऐसे हैं कि बोलने ही नहीं देंगे। वो ये चाहते हैं कि जो उनकी बात है वो ही सुनी जाए, आवाज़ कम कर देंगे, बीच में चिल्लाने लगेंगे। और शो का तो हाल ये हो गया कि पहली बात तो सबसे ज़्यादा ये सांप्रदायिक डिबेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, मंदिर मस्जिद के मसले उठाएंगे, जो कि पत्रकारिता की आचार संहिता ये कहती है कि अगर कहीं दो समुदायों में झगड़ा है तो खबर इस तरह से लिखी जाए कि उसमें समुदायों की पहचान ना हो जी। घायलों के, मृतकों के नाम ना लिखे जाएं, समुदाय ना लिखे जाएं, उनका धर्म ना बताया जाए। अब पत्रकारिता ये होगी है कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मुसलमानों ने ब्राह्मण की हत्या की, मुसलमानों ने उसको मार दिया, ठीक बात है, इस तरह कहते हैं। तो एक तो यही गलत है। दूसरे ये क्या करते हैं, ऐसी डिबेट में दो मुल्ला बैठा लेंगे, गुल टोपी वाले जी, और दाढ़ी वाले, दो बाबा ले आएंगे तिलकधारी और मोटी मोटी माला पहना के जी, और फिर उन्हें मुर्गे की तरह लड़ाएंगे। वो उसे गाली देगा, वो उसे गाली देगा, और ये मदारी बन के। इनकी तो टीआरपी बढ़ती है, इन्हें तो लाख 2 लाख रुपए के ऐड फालतू मिल जाते हैं। लेकिन देश का कितना नुकसान हो रहा है, देश का आम जनमानस तो ये समझता है अच्छा मुल्ला की इतनी हिम्मत, हमारे पंडित जी को गाली दे रहे हैं, महाराज को, और मुसलमान सोचते हैं अच्छा इस महाराज की इतनी हिम्मत, हमारे मौलाना साहब को गाली दे रहे हैं। एजेंडा जो है नफरत फैलाने का, नफरत फैलती है जी। इतना विवेक हर आदमी में होता नहीं कि वो समझ सके कि ये किराए के लोग, ये 2-2 हज़ार रुपये में आते हैं ये गाली देने के लिए। उनसे कहते हैं शो में कि तुम आज ये कह देना कि मैं राम को भगवान ही नहीं मानता। अच्छा, कहते हैं उनसे शो में। वो अपने उसके लालच में रहते हैं। कुछ चैनल 2000 देते हैं, कुछ 5000 भी देते हैं एक शो का। अब 5 मिनट तो इन्हें मौका मिलता है बोलने का जी। 5 मिनट बोल के 5000 रुपये जेब में आ रहे हों तो किसे बुरा लगेगा। वायरलिटी भी मिल रही है और हिंदुओं से कहते हैं कि तुम जो आज पैगंबर साहब पर टिप्पणी कर देना। तो ये बदमाशी चलती है। कोई भी मजहबी उन्मादी बयान दो ताकि हमारी टीआरपी चलती रहे, तुम्हारी वायरलिटी बनी रहे। मैंने तो 2-3 जगह लिखा था, एक अखबार में मेरा लेख छपा था, एक मैगजीन में छपा था, और मैंने फेसबुक वगैरह पर भी लिखा था। दिल्ली में जो दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे जो दिल्ली में हुए, जब ट्रम्प आए थे उसके कुछ दिन बाद हुए थे ना जी। कौन सी साल थी वो? 2020। टोटल मीडिया के कराए हुए थे। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने वो सारे शो देखे हैं। इतना उकसाते थे लोगों को, इतने बदला अफवाह फैलाते थे और इस तरह का माहौल बनाते थे। मैंने तो मेरा लेख छपा था उसमें, और उसकी शीर्षक ही ये था उसका कि फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठे हैं दिल्ली दंगों के और वो जो है जिम्मेदार लोग या अपराधी, कुछ इस तरह का टाइटल था। सच्चाई ये थी, ये दंगे उन्हीं के कराए। रवांडा, रेडियो रवांडा का काफ़ी जिक्र होता है, और रवांडा में जब नरसंहार हुआ था, प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन थे जिनने उसको प्रिडिक्ट कर लिया था। उन प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन का ये कहना है कि भारत में अगर नरसंहार की संभावनाओं को नापा जाए तो स्केल पे 8वें स्थान पे वो भारत को रखेंगे, कि अगर 10 तक की सूची है तो भारत 8वें, खतरे के 8वें स्थान तक पहुंच चुका है। ग्रेगरी स्टैंटन का कहना है।
रवांडा में जो नरसंहार हुआ वो रेडियो रवांडा के कारण हुआ है। क्या आपको लगता है कि मीडिया, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया ही है, मीडिया उस तरफ ले जा रहा है? पक्का ले जा रहा है। और मैं एक बात और बताऊं, इन्हें पता नहीं है कि तुम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हो। इन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके परिणाम कितने ख़राब होंगे। अगर इन्हें अंदाज़ा हो जाए तो शायद इन्हें कुछ शर्म आए, शायद ये रुक जाएं। ये खाली यहाँ तक सोचते हैं कि हम बीजेपी की माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम खेल करके हम बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हिंदू मुस्लिम तनाव होता है तो उसमें वोट का लाभ बीजेपी को ही मिलता है जी। लेकिन उससे जो एक शत्रुता पनप रही है कि मैंने कई बार बोला है कि दंगे जो होते हैं नहीं, दंगे कभी रातों रात नहीं होते, राइट। अचानक से कभी दंगे नहीं होते। दंगे की भूमिका सालों से महीनों से बन रही होती है। हम बारूद बिखेर रहे होते हैं जगह जगह जगह, फिर उसमें एक चिंगारी लगती है और वो भड़क जाती है। तो ये जो इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं कि फलां मस्जिद मज़ार के नीचे हनुमान जी दबे पड़े हैं, फलां मस्जिद के नीचे शिव जी दबे पड़े हैं, वहाँ रामचंद्र जी दबे पड़े हैं, या मुसलमानों ने ये कर दिया, वहाँ गाय काट दी। अब कई जगह तो ऐसे केस पकड़े गए हैं कि हिंदू मिले हैं गाय काटने वाले और वो आरएसएस से जुड़े हुए मिले हैं, लेकिन वो गोल टोपी लगा के नाम चेंज करके काट रहे थे। पुलिस ने अच्छा काम किया, उनकी पहचान उजागर की। तो ये किस लिए कर रहे थे, क्या मकसद था उनका? तनाव बनाने के लिए, किसी भी तरीके से डिस्ट्रेस। जब लोगों के अंदर एक भय, दूसरे समुदाय के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है, फिर उससे नफरत उत्पन्न हो जाती है, फिर किसी दिन जब मौका लगता है तो भिड़ जाते हैं आपस में, वरना ऐसा अचानक कोई नहीं भिड़ता। आप एक फौज तैयार कर देते हैं, एक ट्रिगर पॉइंट आया, उसके बाद वो एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। हाँ, तो ये खेल ये चैनल वाले खेल रहे हैं, और इसका शायद मुझे लगता है, जो मेरा दिल सोचता है कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हो, और ये खेल तुम देश के खिलाफ खेल रहे हो। देखिए, मैं तो एक बात और मैं बहुत बार कहता हूँ, 1947 तक देशभक्ति का मतलब था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। देशभक्त वो है जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था, चाहे वो गांधीवादी तरीके से था, चाहे वो भगत सिंह के रास्ते में। राइट। 47 के बाद देशभक्त वो है जो भारतीय नागरिकों की एकता बनाने के लिए काम कर रहा है, और जो संविधान और कानून की रक्षा के लिए काम कर रहा है, और जो एकता तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो गुटों में बांट रहे हैं, और जो संविधान का विरोध में काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं सब जी। तो ये देशद्रोह है। भारतीय नागरिकों में आपस में संदेह पैदा करना, अविश्वास पैदा करना, आपस में नफरत पैदा करना, तनाव पैदा करना, ये देशद्रोह का काम है। इससे देश कमज़ोर होगा, देश टूटेगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ सर कि पेशे की मजबूरी के चलते लोग, हो सकता है कैमरे के सामने कुछ भी बोल रहे हों, किसी भी तरीके की बात कर रहे हों, बैक ऑफ द कैमरा भी बातचीत होती होगी ऑब्वियसली जब आप स्टूडियो में जाते हैं। क्या बैक ऑफ द कैमरा भी सभी लोग इतने ही कम्युनल हैं जितना डिबेट्स में दिखते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि उतने ही हैं। कभी ये ऐसी बातें नहीं करते कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक दो एंकर हैं ऐसे भी जो आप कह रहे हो, जैसे एबीपी न्यूज़ में कौन है वो, खान करके जो हैं जी, क्या नाम है, रोमाना इशार खान जी। वो मैंने देखा कि शो में कई बार वो बीजेपी की भाषा बोल जाती हैं, लेकिन शो के बाद बहुत अच्छी बातें करती हैं। लेकिन ये अमीश देवगन वगैरह था, अमीश देवगन हुआ ये जो है अमन चोपड़ा है, अर्नब तो कुछ है ही नहीं, वो तो फालतू की बात है। एक वो इसमें है पांडे जी, राकेश पांडे, इसमें टाइम्स नाउ में। ये तो अंदर से भी ऐसे ही हैं, ये तो व्यक्तिगत बातचीत में भी वही सांप्रदायिक बातें करते हैं। इनका एक चीज़ है अमीश देवगन की कि कैमरे के सामने खड़ा होगा तो खूब लताड़ेगा विपक्ष के लोगों को, लेकिन कैमरा बंद होते ही उन्हें सम्मान देता है। अच्छा। अपने हाथ से चाय भी देगा, गाड़ी तक छोड़ के भी जाएगा, बात भी ठीक करता है, लेकिन भाषा वही बोलता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सब वैसी ही वो है। नहीं। सर एक चीज़ बताइए, मैं समझना चाहता हूँ और आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात को कि स्पेस छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आप जैसे लोग जब स्टूडियो में जाते हैं, हर पार्टी जब अपने प्रतिनिधि को भेजता है, मजबूर भी है पार्टियों को क्योंकि और कोई स्पेस दिखता नहीं है, एक तरह की लेजिटिमेसी भी तो दे रहे हैं ना। तो इस तरह का जो पूरा इकोसिस्टम मीडिया ने बना रखा है, ध्वस्त कैसे होगा, दूर कैसे होगा? और मैं ये किसी नेता राजकुमार भाटी से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मूलतः पत्रकार राजकुमार भाटी से पूछ रहा हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है तो हम कई शो में नहीं जाते हैं,
कई शो हम मना कर देते हैं, कई एंकर्स के साथ हम शो नहीं करते हैं। हमारी पार्टी का निर्देश है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम डिबेट हो रही हो हमारा प्रवक्ता नहीं जाएगा। जब मंदिर मस्जिद पर कर रहे हों, सांप्रदायिक कर रहे हों, और कुछ एंकर जब ज़्यादा ओवर हो जाते हैं तो उस पर भी बैन कर देते हैं कि इनके साथ नहीं जाना। तो कोशिश हम करते हैं कि केवल देश के राजनीतिक विषयों पर चर्चा हो, देश की समस्याओं पर चर्चा हो, शिक्षा स्वास्थ्य पर चर्चा हो, और सांप्रदायिक चर्चा में हम हिस्सेदारी ना करें। लेकिन एंकर भी हम डाल वो पात हैं जी। वो चाहे चर्चा रेलवे पे हो रही हो तो भी घुमा के ले ही आएंगे वहीं। ठीक बात है जी। वो कुछ ना कुछ जो अवसर खोज लेते हैं वो भी। अब जब सांसद लोग कहेंगे चर्चा, कई बार तो हम उसे जो पास कर देते हैं, उनके सवाल को बोलते ही नहीं, हम जान पूछ कर चुप लगा जाते हैं, या हम विषय हम भी बदल देते हैं, जैसे वो बदल रहे हैं हम भी बदल देते हैं। जैसे बार बार ये कहेंगे किसी कोई मसला हो, कहीं की बात चल रही हो, कहेंगे मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दी थी हिंदुओं के ऊपर जी। और वो हिंदुओं के ऊपर थोड़ी गोली चलवाई थी, चलाने वाले भी हिंदू ही थे। वो क्या अरब से आए थे जो गोली चला रहे थे जी। तो वो तो जो शांति के उसके कानूनी व्यवस्था की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए एक भीड़ पे चलाई गई थी रोकने के लिए उसे जी। लेकिन वो कहेंगे, जब ये कहेंगे कि मुलायम सिंह ने तो वहाँ गोली चला दी थी, तो हम भी दूसरे तरीके से कहने लगेंगे। हम कहेंगे देखो वहाँ अस्पताल का हाल देखा आपने, वहाँ स्ट्रेचर पर मरीज पड़ा मर गया, डॉक्टर ने देखा तक नहीं उसे, दवाई नहीं है अस्पताल में। हम खींचते हैं, कोशिश करते हैं उधर खींचें, आप अपनी पिच पे लाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बाले में खींचते हैं। एक दूसरे के पिच पे लाने की कोशिश चलती रहती है। बाकी बीजेपी के प्रवक्ताओं का और गोदी एंकर्स का हाल ये है कि मैं किसी कवि को सुन रहा था एक, उसमें वो कह रहे थे कि एक आदमी साइकिल पे जा रहा था जी। तो एक बच्चे ने, एक लड़का खड़ा था, उसने कहा ताऊ तेरी साइकिल में हवा नहीं है। हाँ। तो उसने साइकिल रोकी, बोला तेरी माँ भी तो भाग गई थी पिछले साल। बड़ा फेमस जुमला है ये मंचों का। तो इनका हाल तो ये है, हम कुछ कह रहे हैं जवाब कुछ देंगे वो।